अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। हम देखेंगे कि आप लोगों से किस किस्म के MCQs पूछे गए हैं और आप लोगों को उसमें से कितने % का आंसर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो MCQ हमारे पास है वो है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मे का। इस MCQ में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास सेम स्पीशीज मौजूद हो और वो एक ही टाइम में एक ही जगह पर रह रही हों, तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि क्या हम इसको हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट तो ऐसी जगह होती है या ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में आपसे पूछा गया बायोस्फीयर, क्या हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर भी ये ग्रुप नहीं होता। इसके बाद सी हमारे पास ऑप्शन है कम्युनिटी, कि क्या हम कम्युनिटी कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को। तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कम्युनिटी असल में हमारे पास जब डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं और वो एक ग्रुप के फॉर्म में रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हमारे पास डी ऑप्शन है जो कि है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी सेम स्पीशीज़ एक जगह पर एक ही वक्त में रहें तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और ये हमारे पास MCQ नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है, यानी पॉपुलेशन। MCQ नंबर 2 जो हमसे पूछा जा रहा है वो है इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मे दिस बी। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल MCQ है और इसके अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और उसमें हम लोग जो है वो इंसुलिन जीन डाल रहे हैं, यानी इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये हार्मोन हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर हमें ख़ुद से उसमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी इंसुलिन। और इस पर्पस के लिए हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लैब में, और हम प्रोड्यूस करते हैं इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियल सेल में बाय इंसर्टिंग इंसुलिन जीन। तो हम ये जो टेक्निक है, यानी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग को इंसुलिन चाहिए और हम लोग जो है वो इंसुलिन जीन को इंसर्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल में, तो वो बैक्टीरियल सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और फिर हम इस इंसुलिन को डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम ऐसी ब्रांच जो बायोलॉजी की है, जो कि हमें स्टडी किस चीज़ के बारे में हमें बताती है कि हम लोग किस तरह कोई भी नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, एक ब्रांच थी, थोड़ा आप लोग अपने जहन पे जोर डालें। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने हमें कौन कौन सी ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तब तक आप सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में एनाटमी है। तो एनाटमी में तो हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो ये नहीं हो सकता। फिजियोलॉजी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन स्टडी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ने ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को फिर हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर जो इंसुलिन प्रोडक्शन है ये भी असल में वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी ट्रीटमेंट हो रही है इससे ह्यूमन इंसुलिन की, तो उससे ह्यूमन इंसुलिन को फ़ायदे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है ये भी असल में वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है ह्यूमन बींग्स के। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और जो डी ऑप्शन है वो है फार्माकोलॉजी, यानी ड्रग्स वगैरह की स्टडी जिसको हम कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो MCQ नंबर 2 है उसका सी ऑप्शन यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये सही है, जिसके अंदर हम लोग ये भी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह ह्यूमन इंसुलिन जीन को हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कराकर इंसुलिन प्रोड्यूस करा सकते हैं और इस इंसुलिन को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। MCQ नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। हमने लेवल्स पढ़े थे,
आपने ये जो ऑप्शंस गिवन है 4, इनमें से आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सा MCQ का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस आपको बता रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि सबसे पहले जो ए ऑप्शन है उसमें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है सेल, ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, ये मतलब बिल्कुल ही उल्टा सीक्वेंस है, तो ये तो हम नहीं ठीक कह सकते। बी ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल मिलकर जो है वो टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू के बाद जो है वो ऑर्गेनेल बन रहे हैं, ऑर्गेनल्स के बाद जो है वो सेल बन रहा है, सेल के बाद ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, फिर ऑर्गन बन रहे हैं और इंडिविजुअल बन रहा है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल और जो हम देखते हैं कि टिश्यू पहले आ रहे हैं, ऑर्गेनेल बाद में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारे पास है मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनेल बना रहे हैं, ऑर्गेनेल मिलकर सेल बना रहे हैं, सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और फिर एंड पर इंडिविजुअल बन रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ डी वाला ऑप्शन ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो सी ऑप्शन हमारे पास है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर यही ऑर्गेनल्स मिलकर एक सेल यानी यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं, जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिल रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब यही ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलेंगे तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। तो हमारे पास MCQ नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल सीक्वेंस में दिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि MCQ नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज़ इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मेजर बायो एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में। तो वो हम देखते हैं कार्बन, तो हमने देखा था कि ये तकरीबन 18% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 10% प्रेजेंट था, नाइट्रोजन 3% प्रेजेंट था, और जो ऑप्शन सी है ऑक्सीजन ये 65% प्रेजेंट था। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो मेजर बायो एलिमेंट है हमारी बॉडी में वो है ऑक्सीजन, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन, और ये है 65%। फोर्थ MCQ का सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी कि ऑक्सीजन। इसके बाद फिफ्थ MCQ अगर हम देखें तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। हमने ये जो ग्रुप्स यहाँ पे किंगडम्स डिफरेंट दिए हुए हैं और हमने इनमें ये देखना है कि कौन सा वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि प्रोटिस्ट, के कुछ प्रोटिस्ट हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फिर एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफ्स है मगर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स नहीं है। उसके बाद फिर ऑप्शन सी में बैक्टीरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स जिस किंगडम में हमने स्टडी किया था वो था ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फंजाई। तो हम देखते हैं कि MCQ नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि किंगडम फंजाई जो है वो ऐसा ग्रुप है जो कि आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स इन नेचर हैं, यानी ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक इन नेचर हैं। अब MCQ नंबर 6 को हम देख लेते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। MCQ नंबर 6 में पूछा जा रहा है सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नोन एज। वो कह रहे हैं कि अगर सिमिलर सेल्स जो है वो एक ग्रुप बनाए और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि फंक्शंस अपने परफॉर्म कर रहे हैं, उसको जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बना रहे हैं वो क्या चीज़ बना रहे हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या सिमिलर सेल्स मिलकर ऑर्गेनल बना रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। ऑप्शन बी वो पूछ रहे हैं कि क्या सिमिलर सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बना रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि बना रहे हैं या नहीं बना रहे। फिर सी ऑप्शन है हमारे पास ऑर्गन, कि क्या सिमिलर सेल्स मिलकर ऑर्गन बनाते हैं या फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये डी ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी सिमिलर सेल्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे टिश्यूज़, ठीक है। सिमिलर सेल्स मिलकर जो के सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो बनाएंगे टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 MCQ का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है जो कि करेक्ट है। MCQ नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज टिश्यूज ऑल्सो मेक्स द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या एपिथेलियल टिश्यू है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी बना रहे हैं एनिमल्स के अंदर।
मस्कुलर टिश्यू है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है, या कनेक्टिव टिश्यू है सी ऑप्शन, क्या वो ग्लैंडुलर टिश्यू बनाएगा, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है डी ऑप्शन जो कि हमारे पास है नर्वस टिश्यू। क्या नर्वस टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं? तो हम ये देखते हैं कि 7 जो MCQ है उसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारे पास करेक्ट है, यानी एपिथेलियल टिश्यू है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे अंदर बना रहे हैं एनिमल्स के अंदर। फिर हम देखते हैं MCQ नंबर 8, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मगर अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स का कंपैरिजन करें तो प्लांट्स की बॉडी में ये लेस कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो लेवल हमारे पास है वो है टिश्यू लेवल। क्या टिश्यू लेवल है जो कि एनिमल्स की बॉडी में कॉम्प्लेक्स है और प्लांट्स की बॉडी में जो है वो सिंपल है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑर्गन लेवल है जो कि इतना डेफिनेट नहीं है प्लांट्स के अंदर, सी ऑप्शन, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है जो कि इतना डेफिनेट नहीं है, यानी इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है प्लांट्स के अंदर, या फिर इंडिविजुअल लेवल है जो कि इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमारे पास 8th जो ऑप्शन है उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले भी, आपका जो टॉपिक था ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था एंड पर कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल है जो कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड या इतना डेफिनेट नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 8 जो हमारे पास MCQ है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं कि 9th MCQ में आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के बारे में आप लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वॉल्वॉक्स ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से मिलकर बना हुआ है, मगर ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें से जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा वाला आपको लगता है कि वॉल्वॉक्स के साथ जो है वो बिल्कुल ठीक या फिट बैठता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जो कि वो कह रहे हैं कि क्या वॉल्वॉक्स जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये यूनिसेलुलर तो होता है मगर ये कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन वो पूछेंगे क्या ये कॉलोनियल यूकैरियोट है, तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है, या डी अब देख लेते हैं कि वो क्या है। तो डी ऑप्शन में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो वॉल्वॉक्स है वो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि सी ऑप्शन है 9th MCQ का जो कि करेक्ट है कि वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनियल यूकैरियोट है, यानी ये कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम इसके जो है वो ये देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना है या यूकैरियोटिक सेल से बना है, तो ये यूकैरियोटिक सेल से बना है क्योंकि हम देखते हैं कि वॉल्वॉक्स के सेल में अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड मौजूद होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये यूकैरियोट इन नेचर है। फिर हम देखते हैं MCQ नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशंस अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग। वो पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग ने जो है वो आपके पास एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसको स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या फीडिंग रिलेशनशिप है, यानी वो एक दूसरे पर न्यूट्रिशनली जो है वो किस तरह डिपेंड करती हैं, क्या वो आपस में फूड चेन्स के थ्रू इंटरलिंक्ड हैं, फूड वेब्स के थ्रू इंटरलिंक्ड हैं, या कौन इन ऑर्गेनिज्म में से प्रे है कौन प्रीडेटर है। लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि आप ये जो स्टडी कर रहे हैं ये आप एक फॉरेस्ट में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है उन पे कर रहे हैं। तो हमने अगर आप जहन पे जोर डालें तो हमने फॉरेस्ट जो है वो उसकी एग्जांपल पढ़ी थी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपने याद करने कि वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर आप लोगों ने फॉरेस्ट की जो है वो एग्जांपल पढ़ी थी। तो वो हम देखते हैं, आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं। ए ऑप्शन इंडिविजुअल, क्या वो इंडिविजुअल लेवल में हमने फॉरेस्ट की एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं है। क्या हमने पॉपुलेशन लेवल में फॉरेस्ट की एग्जांपल पढ़ी थी, तो ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कम्युनिटी लेवल, तो हमने क्या कम्युनिटी लेवल में फॉरेस्ट को देखा था, ये आप थोड़ा जहन पे जोर डालें जब तक हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में वो पूछ रहे हैं कि क्या बायोस्फीयर में हम लोगों ने फॉरेस्ट को स्टडी किया था, तो हम ये देखते हैं कि 10th MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कम्युनिटी लेवल में हम लोगों ने फॉरेस्ट को स्टडी किया था और हमने देखा था कि ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी किसके अंदर,
कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर एग्जांपल पढ़ी थी कि फॉरेस्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जो कि फॉरेस्ट कम्युनिटी बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास MCQ नंबर 10 का जो ऑप्शन है, जब भी हम किसी फॉरेस्ट को स्टडी करेंगे तो वो कौन से लेवल पे स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी लेवल पे। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये MCQs जो हैं वो इनके कौन से ऑप्शंस ठीक हैं, और मैंने आप लोगों को साथ साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी कि क्यों कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, और अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो कौन सा सही है और क्यों सही है। तो इसी तरह आप लोगों ने इन MCQs को प्रिपेयर करना है, यानी आप लोगों को रीज़न्स भी पता होने चाहिए। जो भी आप आंसर लगा रहे हैं वो आप क्यों लगा रहे हैं, आपने कहाँ पर चैप्टर के अंदर आपने कहाँ पर जो है वो इस MCQ के बारे में स्टडी किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये MCQs आप लोगों से जो है वो एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आप ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से जब गो थ्रू करेंगे, एक दफ़ा प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन MCQs के अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जिनके MCQs जो है वो बनते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं जो कि आपसे MCQ वाइज जो है वो पूछी जा सकती हैं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा चैप्टर्स जितने भी आपके बुक के हैं उन सबको जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना होता है। एक एक लाइन पढ़नी होती है, समझनी होती है, ताकि अगर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लें, या फिर MCQ भी अंदर से आ जाए किसी भी लाइन से, तो आपको ये पता हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है या फिर बिल्कुल जो है वो क्लोजेस्ट वन है, ताकि आप लोगों का जो है वो, अगर आप लोगों को कोई ऐसे MCQ आते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग हमेशा जो आप लोगों को लगता है कि बहुत ही क्लोजेस्ट जो आपको जो है वो आंसर लग रहा होता है, आप उस पर हमेशा आंसर मतलब टिक लगाया करें या इन सर्कल उसको क्या करें, ताकि आप लोग के ज़्यादा चांसेस ये हों कि आप लोग के MCQs जो है वो करेक्ट हों। तो आप लोगों ने ये MCQs प्रिपेयर कर लेने हैं, एक्सरसाइज के भी और चैप्टर भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने सॉल्व की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। हम लोग ने देखा कि आप लोगों से पूछे गए कुछ MCQs और हमने उनके आंसर सीखे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।